तो क्या समझा जाए मनोहर धीमान का आगामी सफर किस तरीके का होगा? मेरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध रहेगा कि मैंने जब जब मेरे को जो भी आदेश दिया मैंने माना है। एक बार मेरे पे दाव खेल के तो देखे भारतीय जनता पार्टी, 3 बार उस पर विश्वास जताया उन्होंने। जब मैंने उसकी मदद की तब जीती है वो। 2 बार मैंने उसकी मदद नहीं की, 2 बार हारी है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बार मेरे पर विश्वास जता के तो देखे। कांग्रेस वाले मेरे पे दाव खेलने को तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरे से क्या रोष है, क्या मेरे में खामी देखते हैं जिस कारण मुझे वो टिकट देने में गुरेज करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मैं भी विधायक रहा हूँ, तब बहुत विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार आई है तो इंदौरा में विकास का नाम शून्य कह सकते हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं जब इस तरीके की छिटाकशी होगी तो आपको लगता है कि इस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास हो पाए? विकास की तरफ तो ध्यान ही नहीं है कांग्रेस का। जहाँ से इंदौरा विधानसभा क्षेत्र शुरू हुआ होगा, आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि गाड़ी चलानी कहाँ है, खड्डों में चलानी है, जब खड्डा छोड़ के सड़क दिखाई नहीं देती कहाँ है। तो ऐसी जो हालात है, जब से मैंने एक्टिव राजनीति शुरू की है तब से लेके आज दिन तक मेरी दिनचर्या सुबह उठ के लोगों की सेवा करना है। मैं तो अपना घर का काम को करता ही नहीं हूँ, ना कोई किया आज दिन तक। तो मेरा तो काम ही लोक सेवा है। तब से लेके मैंने आज दिन तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी मेरे दर से कभी कोई निराश होके कोई व्यक्ति नहीं गया। आपके जो प्रशंसक है वो कहते हैं कि मनोहर धीमान जो हैं वो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे। मेरे परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, संघ से, जनता पार्टी से के समय से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी 2 बार प्रधान रहे हैं, धर्मपत्नी 2 बार बीडीसी मेंबर रही है। राजा वीरभद्र के साथ मुझे काम करने का एज ए इंडिपेंडेंट विधायक करने का मौका मिला। मैं तो एक गाड़ी की स्टपनी की तरह हूँ, मुझे जहाँ पार्टी ने चाहा, जहाँ फिट करने की कोशिश की मैं हुआ। जब चुनाव आता है तो मेरे पे दाव खेलने में पीछे हट जाती है पार्टी। आपको लगता है कि यूज एंड थ्रो वाला हिसाब हो गया आपका? मेरे साथ तो वही हो रहा है। थोड़ी सी दिल की बात रख जी, मनोहर धीमान का क्या कहना है पार्टी के प्रति? मेरा पार्टी से एक ही अनुरोध है कि आप एक बार मेरे पे दाव खेल के देखें। अगर मैं आपके उस पर खरा नहीं उतरूंगा तो अगली बार मेरे को नकार दे। तो ना 98 में मुझे टिकट दी, 10 दिन के बाद फिर काट दिन के बाद काट दी। मतलब ये टिकट नहीं हुआ, एक लॉलीपॉप सा हो गया जो मनोहर धीमान को थमा दिया जाए। लेकिन फिर लोगों ने मेरे को 7600 के मार्जिन से इंडिपेंडेंट जिताया। मेरा और रीता धीमान का फर्क उस समय मेरा 11,000 का फर्क था। मेरी कांग्रेस के साथ मुकाबला हुआ था। ये तो तीसरे नंबर पे आई थी, विधायक बना। नड्डा जी ने मेरे को फिर पार्टी ज्वाइन करवाई। मेरे नड्डा जी दोस्त हैं, धूमल जी मेरे बुजुर्ग हैं, शांता कुमार जी मेरे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, जयराम जी मेरे सहयोगी, जो मोर्चा हमने इकट्ठे काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त हिमाचल 24/7 का कारवां जो है हिमाचल प्रदेश की इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और परिस्थितियां जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार आखिरी छोर या यूं कह सकते हैं पहला छोर हिमाचल प्रदेश का, जहां से आरंभ और समाप्त होती हैं सीमाएं हिमाचल प्रदेश की। जी हाँ, ये पंजाब के साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है और मूलभूत सुविधाओं से कितना पीछे है या कितना आगे है ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान खास मुलाकात में मौजूद रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है, आप मेरे निवास पे आए, आपका बहुत बहुत आभार। सर, किस तरीके से अनुमान लगाया जाए, जिस तरीके से आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और जिस तरीके से प्रगति के पथ पर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जो आगे हैं, लेकिन इंदौरा जो पंजाब के साथ लगता है, आखिरकार कहाँ पर वो पिछड़ गया और कहाँ पर वो कमी रह गई कि इंदौरा मानचित्र पर, राजनीति के मानचित्र पर वो छाप नहीं छोड़ पाया जो अन्य विधानसभा क्षेत्र छोड़ पाए? देखो, ऐसा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है हिमाचल में, तब विकास की गाथा आगे बढ़ी है। उसी कड़ी में हमारे विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मैं भी विधायक रहा हूँ, तब बहुत विकास हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार आई है तो इंदौरा में विकास का नाम शून्य कह सकते हैं आप। ये शून्य कह सकते हैं। सर, किस तरीके पिछले समाचार पत्रों में भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। खुद कांग्रेस के 2 नेता यूँ कह सकते हैं कि एक
वर्तमान में जो विधायक हैं दूसरे युवा कांग्रेस से निकले हुए प्रतिष्ठित नेता आपस में उलझ रहे हैं, छींटाकशी का दौर जारी है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, जब इस तरीके की छींटाकशी होगी तो आपको लगता है कि इस तरीके से आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास हो पाएगा? विकास की तरफ तो ध्यान ही नहीं है कांग्रेस का। आए दिन एक ग्रुप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरे दिन दूसरा करता है, एक दूसरे पे कटाक्ष का काम शुरू है। विकास, आप आए होंगे पालमपुर से, आप चल के आए हैं जहाँ से इंदौरा विधानसभा क्षेत्र शुरू हुआ होगा, आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि गाड़ी चलानी कहाँ है, खड्डों में चलानी है या खड्डा छोड़ के सड़क दिखाई नहीं देती कहाँ है। तो ऐसी जो हालात है, तो विकास तो यहाँ से नज़र आ जाता है। जो सर किस तरीके की आप देखा जाए तो सन 94-95 का जो दौर रहा है, जब से आपने राजनीति की शुरुआत की है, जिसे कहा जाता है, छोटे पदों से लेकर एक विधायक के पद तक का सफ़र आपने तय किया है। बीडीसी के सदस्य आप रहे हैं, आपके परिवार से पृष्ठभूमि, यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ पृष्ठभूमि से आप संबंध रखते हैं। आपके पिताजी से लेकर आप भाभी भी आपकी जो हैं वो ग्राम पंचायत की प्रधान हैं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से जो है प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं बीडीसी का, आप भी बीडीसी के जो है सदस्य रह चुके हैं। तो एक यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ जो है पृष्ठभूमि से आप आते हैं। क्या समझते हैं आप, हम क्या समझा जाए जनता को, और जनता को आप समझाने की कोशिश की कि मनोहर धीमान का किस तरीके से दिनचर्या चल रही है, क्या मनोहर धीमान कर रहे हैं? क्योंकि आज़ाद तौर पर आप जो हैं वो चुनाव लड़े थे और उसके बाद एक बार बतौर आज़ाद आप जीत भी चुके हैं और जनता ने सराहा भी है। दिनचर्या मनोहर धीमान की क्या चल रही है, किस तरीके से, क्या वाकई में मनोहर धीमान वो 1995 से लेकर जो आज तक संघर्षपूर्ण राजनीति करते हैं कि वैसे चल रहा है? बिल्कुल, जब से मैंने एक्टिव राजनीति शुरू की है तब से लेके आज दिन तक मेरी दिनचर्या सुबह उठ के लोगों की सेवा करना है। मैं तो अपना घर का काम को करता ही नहीं हूँ, नाम को किया आज दिन तक, तो मेरा तो काम ही लोक सेवा है। तब से लेके मैंने आज दिन तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो मेरे दर पे आया मैंने उसका काम करने का हर संभव प्रयास किया है। मैंने कभी, मेरे दर से कभी कोई निराश होके कोई व्यक्ति नहीं गया। मैं तब से आज दिन तक लगातार लोगों के बीच जाता भी हूँ, उनके दुख सुख में जाता हूँ और लोग मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। सर क्या समझा जाए, आप सीधा सवाल आपसे कर लेते हैं, और पृष्ठभूमि जिस तरीके से राजनीति की आपकी रही है और जिस तरीके से हालात रहे हैं, उन हालातों पर नज़र दौड़ाते हैं। आपके जो प्रशंसक है वो कहते हैं कि मनोहर धीमान जो हैं वो कट्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और वो दौर भी हमें याद है जब राजा वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मनोहर धीमान आज़ाद तौर पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बहुत सारा आशीर्वाद राजा साहब ने आपको दिया। राजा साहब कई बार कहते रहे कि मनोहर धीमान इस तरफ खेमे में आ जाओ, लेकिन मनोहर धीमान जो है वो माने नहीं और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आगे काम करते रहे। लेकिन उस कर्मठता का परिणाम मनोहर धीमान को क्यों नहीं मिल पाया, सबसे बड़ा प्रश्न है। देखो, मेरी पृष्ठभूमि, मेरे परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, संघ से, जनता पार्टी से के समय से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी 2 बार प्रधान रहे हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट होने का प्रयास भी करते रहे हैं जी। उसके बाद मैं बीडीसी मेंबर रहा, मेरी धर्मपत्नी 2 बार बीडीसी मेंबर रही है, ब्लॉक की वाइस चेयरपर्सन भी रही हैं। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकटार्थी बनाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद टिकट काट दिया गया। इसी तरीके से मेरा भी पहले 1998 की बात है, 1998 की बात है, तो 98 में मुझे टिकट दिया गया, 10 दिन के बाद वो भी चेंज कर दिया। फिर मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। हमारा परिवार फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। मुझे कांग्रेस की राजा वीरभद्र के साथ मुझे काम करने का, एज ए इंडिपेंडेंट विधायक करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे कार्यशैली को देख के उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ों में मुझे कहा था कि आप कांग्रेस में आ जाओ, मैं आपको टिकट भी दूंगा और जिताऊंगा भी।
लेकिन मेरा परिवार, मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे वो नहीं माने कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। एक विधायक बनने के खातिर हम अपना दल नहीं बदलेंगे। सर क्या लगता है आपको वहाँ पर बात मान लेनी चाहिए थी? जिस तरीके से दबे शब्दों में आपके प्रशंसक ये कहते हैं कि वाकई में जब राजा साहब ने इतनी बड़ी ऑफ़र मनोहर धीमान साहब को दी थी लेकिन मनोहर धीमान साहब माने नहीं, क्या वही समझा जाए? क्योंकि आपकी टिकट जो है हर बार वो जो कटती रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तो आप कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दो धड़े थे उस वक्त, यूँ कह सकते हैं, लेकिन एक धड़े में शायद आप फिट नहीं होते थे, इसी वजह से मनोहर धीमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। देखो, मैं गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था और आज भी कहता हूँ मैं हूँ। पार्टी भले ही ना माने, लेकिन मुझे कांग्रेस की तरफ से 2-3 बार ऑफर आया कि आप आओ, हम आपको कैंडिडेट बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। अगर मुझे विधायक बनने की लालसा होती तो मैं आज तीसरी बार विधायक होता। तो मैं और मेरा परिवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी का था और रहेंगे। सर क्या समझा जाए, दो नेता अब यहाँ से मैदान में हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से दोनों संबंध रखते हैं। बात करें रीता धीमान की, बात करें मनोहर धीमान की, तो क्या समझा जाए मनोहर धीमान का आगामी सफ़र किस तरीके का होगा? जनता भी ये जानना चाहती है। मेरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध रहेगा कि मैंने जब जब मेरे को जो भी आदेश दिया मैंने माना है। एक बार मेरे पे दाव खेल के तो देखे भारतीय जनता पार्टी। 3 बार उस पर विश्वास जताया उन्होंने। जब मैंने उसकी मदद की तब जीती है वो। 2 बार मैंने उसकी मदद नहीं की, 2 बार हारी है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार मेरे पर विश्वास जता के तो देखे। कांग्रेस वाले मेरे पे दाव खेलने को तैयार हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि भारतीय जनता पार्टी मेरे से क्या रोष है, क्या मेरे में खामी देखते हैं जी, जिस कारण मुझे वो टिकट देने में गुरेज करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात मनोहर धीमान साहब ने अपने दिल से कह दी है कि आखिरकार मुझ में क्या कमी है। जब विपक्षी या यूँ कह सकते कांग्रेस पार्टी मुझ पर दाव खेलने के लिए तैयार थी, विधायक बनाने के लिए तैयार थी और अभी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार मनोहर धीमान पर दाव क्यों नहीं खेलती, ये गिला शिकवा है ज़रूर है। सर क्या समझा जाए, वही मैं बात कर रहा था, धड़ों में आप विश्वास तो रखते नहीं हैं, लेकिन धड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, 2 प्रमुख पार्टियां हैं, लेकिन दोनों में ही धड़े बने हुए हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो राजा साहब का एक धड़ा हुआ करता था। आज की दिन की बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब का एक धड़ा है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो शांता कुमार जी का एक धड़ा था। बात करें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता धूमल साहब का एक धड़ा था। अब धड़ों जो हैं वो बहुत हो गए हैं, जयराम साहब हैं, नड्डा साहब हैं। धड़े आपकी पार्टी में कम नहीं है, लेकिन उन धड़ों में फिट मनोहर धीमान क्यों नहीं बैठते? मैं तो एक गाड़ी की स्टेपनी की तरह हूँ। मुझे जहाँ पार्टी ने चाहा, जहाँ फिट करने की कोशिश की मैं हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही जब चुनाव आता है तो मेरे पे दाव खेलने में पीछे हट जाती है पार्टी। आपको लगता है कि यूज एंड थ्रो वाला हिसाब हो गया आपका? मेरे साथ तो वही हो रहा है जी। सर क्या कहना चाहते हैं मनोहर धीमान जी? दिल की बात आज रख ही दीजिए, हिमाचल 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर आप हैं, थोड़ी सी दिल की बात रख दीजिए। मनोहर धीमान का क्या कहना है पार्टी के प्रति? पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी वाकई में आपका ये साक्षात्कार सुन रहे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज सुनेंगे, क्या कहना है मनोहर धीमान साहब का? मेरा पार्टी से एक ही अनुरोध है कि आप एक बार मेरे पे दाव खेल के देखें। अगर मैं आपके उस पर खरा नहीं उतरूंगा तो अगली बार मेरे को नकार दे। तो ना 98 में मुझे टिकट दी, फिर 10 दिन के बाद फिर काट 10 दिन के बाद काट दी। उसके बाद बोला आपको अगली बार देंगे। फिर मेरी वाइफ को इन्होंने, मतलब ये टिकट नहीं हुआ, एक लॉलीपॉप सा हो गया जो मनोहर धीमान को थमा दिया जाता है। बिल्कुल। 2007 में मेरी वाइफ को टिकट दी, 7-8 दिन के बाद वो को काट दी। लोगों में रोष था, उन्होंने फिर मैडम को चुनाव लड़ा दिया। मैंने नहीं लड़ाया, मैडम को लड़ाया लोगों ने। उसके बाद केवल 350 वोटों से हार गए थे हम। कितना कम मार्जिन था, इंडिपेंडेंट। जब अगली बार बारी आई तो मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप इसको मनोहर धीमान को नहीं देनी, इसकी वाइफ को टिकट दे दो, वो बड़े कम मार्जिन से हारी हुई है। नहीं, फिर उसको टिकट दे दी। लेकिन फिर लोगों ने मेरे को 7600 के मार्जिन से इंडिपेंडेंट जिताया। मेरा और रीता धीमान का फ़र्क उस समय मेरा 11,000 का फ़र्क था। मेरी कांग्रेस के साथ मुकाबला हुआ था।
ये तो तीसरे नंबर पे आई थी। उसके बाद मैं विधायक बना, नड्डा जी ने मेरे को फिर पार्टी ज्वाइन करवाई। मेरे नड्डा जी दोस्त हैं, धूमल जी मेरे बुज़ुर्ग हैं, शांता कुमार जी मेरे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं, जयराम जी मेरे सहयोगी हैं, युवा मोर्चा हमने इकट्ठे काम किया है। तो मुझे नहीं समझ आई कि मैंने क्या किसी का क्या गुनाह किया, पार्टी का क्या किया। मेरे पिताजी ने सेवा की है पार्टी की, मैंने की है, मेरी वाइफ ने की है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ संघ में, मैंने तो बेटे को भी प्रथम वर्ष करा लिया है। तो मेरे को ये नहीं समझ ली कि मैंने गुनाह क्या किया है पार्टी का। मुझे ये तो बता दो कि मेरे भाई तेरा फलाना गुनाह है, मैं किनारा कर लेता हूँ। सर यूँ समझा जाए मनोहर जी कि आपकी लड़ाई जो है वो मलिंदर राजन से नहीं, आपकी लड़ाई खुद ही की पार्टी से है, ऐसा महसूस हमें हो रहा है। मेरे को टिकट दे के देखो, मेरी लड़ाई किसी से नहीं होगी, एक तरफा इलेक्शन होगा यहाँ। इतने सशक्त हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या समझा कि मैंने 30 साल सेवा की है पार्टी में, और मेरे परिवार ने भी की है। सर आपको लगता है कि आपको, मान लीजिए अगर आपको टिकट देती है पार्टी, विश्वास जताती है, मलिंदर राजन को आप टक्कर दे पाएंगे? कोई भी नहीं टिकेगा मेरे सामने। किस तरीके का कार्य कर रही है सर? अभी 1.25 साल का अंतराल का जो है वो सरकार को हो गया है। अब वही सवाल मैं पूछूंगा, किस तरीके से कांग्रेस सरकार ये चल रही है? आप सारा प्रदेश घूमते हैं, आपको सब पता है। तो मेरे मुख से क्या बुलाना चाहते हैं आप? मेरे विधानसभा क्षेत्र के, आप पालमपुर से आए हैं, रास्ते में देखा होगा सड़कों का हाल। तो सड़क जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र में विकास वहीं से दिख जाता है। तो इसी से हिसाब लगा लो, आपके इतने खड्डे पड़े हैं। और मुझे नहीं समझ लगती कि सर समस्याएं क्या हैं, मुख्य समस्याएं इंदौरा की क्या है? मैं आपसे खुद पूछना, आप विधायक रहे हैं, यहाँ पर मुख्य क्या समस्याएं आप देखते हैं? नशे का कारोबार बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर है, सड़कों की हालत जो है बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी यहाँ पर है। इस तरीके के पहले प्रज्वलित मुद्दे थे वो हमने एक बार उठाए थे। यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं थी, मनोहर धीमान के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि मनोहर धीमान तो कहते हैं कि मेरे को एक बार बनाओ, यहाँ सारे सिस्टम में फिट कर दूँ। आपके पास वो कौन सा फार्मूला होगा कि इन सारी समस्याओं से आप, या यूँ कह सकते हैं, इन सारी समस्याओं का मनोहर धीमान निवारण कर देंगे? वो कहते हैं एक्सपीरियंस जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है जी। तो मुझे 32-33 साल का एक्सपीरियंस है। मैं दफ्तरों से कैसे, अफसरों से कैसे काम लेना है, फंडिंग का कैसे अरेंज करना है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से फंड अरेंज कर सकता है बंदा। डीसी साहब के पास इतना पैसा होता है, हर डिपार्टमेंट को फंडिंग कर सकता है। तो ये तो हमें, इस जो नुमाइंदा होता है उसको लियाकत चाहिए कि कैसे और कहाँ से फंडिंग करनी है और कैसे काम करवाना है। तो मेरा अपना तजुर्बा है काम करने का, मैंने करके भी दिखाया लोगों को। मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वो लाया हूँ, एसडीएम ऑफिस में लाया हूँ, फिर 23 स्कूल अपग्रेड करवाए थे मैंने। एक सुख बटोली में, यहाँ हमारा एक डिग्री कॉलेज यहाँ ऑलरेडी है इंदौरा में। एक सुख बटोली में बाबा जी एक संस्था चलाते थे, वहाँ एक प्राइवेट कॉलेज चलता था, वो भी मैंने गवर्नमेंट को टेक ओवर करवाया। ये छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, 2 डिग्री कॉलेज हैं यहाँ पे। तो मैंने किसी भी क्षेत्र को, हॉस्पिटल की मैंने बिल्डिंग बनवाई है। तो मैंने किसी क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में समान विकास करवाने का प्रयास किया था। और लोग मेरा टाइम और अब का टाइम और उससे पिछला टाइम कंपैरिजन कर रहे हैं अब लोग ना, अब फिर मेरे को याद कर रहे हैं लोग, आपका टाइम अच्छा था जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पार्टी मुझे सेवा करने का मौका दे, मैं दिन रात लगा के लोगों की सेवा करूँगा और पार्टी का जहाँ से झंडा बुलंद करेंगे जी, झंडा बुलंद करेंगे। सर बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका हमसे विशेष बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका जी, आप मेरे घर आए। और इस वक्त ये मनोहर धीमान पूर्व विधायक और अपने दिल की बात रखी है इन्होंने, और हमने ये तय किया है। और ख़ुद मनोहर धीमान साहब का घर का जो है रेनोवेशन का काम चला हुआ है। मंदिर मनोहर धीमान साहब ने बनाया है, उस मंदिर के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। और इस तरफ से हम निकल रहे थे पठानकोट की तरफ, तो हमने सोचा क्यों ना मनोहर धीमान साहब की सुध ली जाए और पूछा जाए कि आखिरकार तेजतर्रार नेता मनोहर धीमान साहब कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात मुझे याद आती है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ने कहा था कि पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, नया बने ना बने। लेकिन अब रिवाज बदल गए हैं, अब नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जो कर्मठ पुराने कार्यकर्ता हैं अब वो रूठ कर जो है उन्होंने
अलग बैठने का मन बना लिया है। ये रिवाज चल पड़ा है। थोड़े दिन पहले यूँ कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री शांता कुमार साहब के पास हम लोग बैठे थे। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और ऑफ द कैमरा जब उन्होंने कहा, और ऑन द कैमरा भी वो बखूबी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी तक सीमित रह गई है, पुराने कार्यकर्ताओं को संजोकर पार्टी नहीं रख पा रही है। आखिरकार क्या तरीका पार्टी ने अपनाया है ये तो पार्टी ही बता सकती है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से प्रदेश में पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को पटकनी मिली थी विधानसभा चुनावों में, उससे कितना वो उबर पाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सूबे के मुख्यमंत्री 10 गारंटियों की घोषणा की थी। वो 5 सालों में उन कितनी गारंटियों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन एक बात, ओपीएस का मुद्दा काफ़ी चरम में था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, और कर्मचारी इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, ये हम साफ शब्दों में कह सकते हैं। कर्मचारियों ने ये ठाना और ये जाना कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है, और उन्होंने लाकर खड़ा भी कर दिया। लेकिन आज वही कर्मचारी प्रदेश सरकार को आंख दिखा रहे हैं, एरियर और डीए की किस्त को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी 1992 में नो वर्क नो पे जिस तरीके से लागू हुआ, उस तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, और उस समय सूबे के मुख्यमंत्री शांता कुमार थे। शांता कुमार को सत्ता गंवानी पड़ी थी कर्मचारियों से। इस तरीके की जो वाद विवाद में मनोहर धीमान ने अब ये अपील की है, उनके निवास स्थान में हम बैठे हैं, कि पार्टी एक बार मुझ पर भरोसा करके दिखे, और फिर पार्टी को किस कदर आगे अग्रिम पंक्ति पर ले जाना है ये उनका काम है। इनके जहन में बहुत सारे एजेंडे हैं, जिससे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र बन सके। ये थे आज के हमारे विशेष मेहमान मनोहर धीमान। अगली शख्सियत से आपकी मुलाकात जल्द करवाएंगे। आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।